Hello and welcome to my channel. I am Shivani and today we are starting our new unit, that is genetics. In this unit we will explore the science of heredity, genes and how traits are passed from one generation to the next. So let's get started with today's session. इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे जेनेटिक्स की. जेनेटिक्स टर्म दिया है बेटसन ने एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जॉर्ज जॉन मेंडल. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पाइजम सेटाइवम में, जिसे गार्डन पी कहा जाता है. एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं टी.एच. मॉर्गन. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला, जिसे फ्रूट फ्लाई कहा जाता है. फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है दैट इज़ एलकैप्टोन्यूरिया. इसे ब्लैक यूरिन डिजीज़ कहा जाता है और इसे किया था ए. गोरैड ने. और इन्होंने वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक जो है वो कंसेप्ट दिया था. एंड वन जीन वन एंजाइम जो कंसेप्ट दिया है वो वीडल एंड टॉटम ने दिया है. न्यूरोस्पोरा क्रासिया ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है जो फंजाई है. नेक्स्ट हम बात करें जेनेटिक्स, तो जेनेटिक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है. हेरिडिटी की बात करें द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर. तो हेरिडिटी जो है वो साइंस की ब्रांच है जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसे कहा जाता है हेरिडिटी. एंड वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसे कहा जाता है वेरिएशंस. सबसे पहले हम जेनेटिक्स की अगर आउटलाइनिंग की बात करें तो इसमें हम देखेंगे ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मतलब कि जेनेटिक्स जो है मेंडेलियन के पहले जो क्या कॉन्सेप्ट थे. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसे क्वालिटेटिव जेनेटिक्स कहा जाता है. पार्टिकुलेट जेनेटिक्स या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इसे कहा जाता है. क्वालिटेटिव का मतलब होता है, या नेक्स्ट हम जैसे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे तो वो हमें देखने को मिलती है क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिस चीज़ को हम मेज़र करते हैं, हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है, या जिस क्वांटिटी को हम मेज़र करने के लिए स्केल का यूज़ करते हैं तो उसे क्वांटिटेटिव कहा जाता है. और क्वालिटेटिव अगर हम देख के ही चीज़ों को पहचान सकते हैं, जैसे मेंडेलियन ने पी पे एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने राउंड एंड रिंकल सीड लिए थे, तो हम राउंड और रिंकल सीड को देख के पहचान सकते हैं ना, तो वो हुआ क्वालिटेटिव जेनेटिक्स. एंड क्वांटिटेटिव जो है जिन्हें हम मेज़र करके पहचानेंगे वो हम पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे. और क्वालिटेटिव जो होती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन इसमें देखने को मिलती है, और जो क्वांटिटेटिव होती है उसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलती है. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम डीएनए आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी वेनवर की जो इक्वेशन है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स. प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मतलब कि प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स का मतलब है जब तक मेंडेलियन ने जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था उससे पहले क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी जिसे दिया था पाइथागोरस ने. रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी जिसे दिया था एरिस्टोटल या अरस्तु जिसे कहा जाता है. प्री फॉर्मेशन थ्योरी जिसे दिया था जॉन स्वैमरडैम ने. पेनजेनेसिस थ्योरी जिसे डार्विन ने दिया था. एंड एपिजेनेटिक थ्योरी जिसे वुल्फ ने दिया था. नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर लेमार्किज्म ने दिया है, लेमार्क ने इसे दिया है, जिसमें हमने देखा था कि जो एक्वायर किए जाते हैं लाइफ के दौरान करेक्टर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं. जर्म प्लाज्म थ्योरी जो वाइसमैन की थी, उन्होंने इसे जो है वो डिस्कार्ड किया था और उन्होंने कहा था कि जो जर्म प्लाज्म होता है वो सेल्स जो हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेपर फ्लूइड थ्योरी. वेपर फ्लूइड थ्योरी में ये माना जाता है कि ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस मॉइस्ट वेपर्स, कि बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मॉइस्ट वेपर को. एंड ये मॉइस्ट वेपर जो है यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है अकॉर्डिंग टू वेपर थ्योरी. देन उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मेल प्रोड्यूस हाईली प्योरीफाइड ब्लड, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं प्योरीफाइड ब्लड जिसे रिप्रोडक्टिव ब्लड या सेमन कहा जाता है. एंड जो फीमेल प्रोड्यूस करती है वो रिप्रोडक्टिव ब्लड प्रोड्यूस करती है, बट दैट इज़ नॉट प्योरीफाइड एंड इनर्ट. वो
प्यूरिफाइड नहीं होता है, वो इनर्ट होता है। टू इनर्ट फ्लूइड लाइफ इज गिवन बाय वाइटलाइजिंग फ्लूइड दैट इज सीमन। इनका ये मानना था कि जो फीमेल प्रोड्यूस करती है ब्लड दैट इज़ नॉट प्यूरिफाइड, या ये नॉन प्यूरिफाइड होता है, इनर्ट होता है, और उसको एक्टिव किया जाता है बाय द वाइटलाइजिंग फ्लूइड, जो कि सीमन होता है, वो उसे एक्टिव करता है। इनका ये मानना था कि फादर गिव्स द मोशन टू न्यू लाइफ, कि मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू लाइफ के लिए, अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी थी स्वैमरडैम ने आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एग एंड स्पर्म। जब एग और स्पर्म की डिस्कवरी हो गई थी, और इनकी डिस्कवरी की है एंटोन वैन लीeuwenhoek ने, तो उनकी डिस्कवरी के बाद प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी गई थी, और उनका ये मानना था अ लिटिल मैन दैट इज homunculus ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। तो इस तरह से जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो टिप होती है, अ लिटिल मैन ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टिप, तो उसी से जो न्यू फॉर्मेशन होती है न्यू इंडिविजुअल की, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है पैनजेनेसिस थ्योरी, जिसे डार्विन ने दिया था, और उनका ये कहना था ईच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें जैम्यूल कहा जाता है या पेंजेंस कहा जाता है, विच कोलेक्ट इन रिप्रोडक्टिव सेल एंड यूनाइट टू फॉर्म द न्यू जनरेशन। तो डार्विन के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, जिनमें जैम्यूल कहा जाता है। ये सभी जैम्यूल जो हैं वो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को इनटू रिप्रोडक्टिव सेल्स में, और फिर यूनाइट होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ओनली गैमीट कैरी सब्सटेंस विच हैव कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू जनरेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि गैमीट के ही पास कैपेसिटी होती है जो ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके नेक्स्ट जनरेशन में, या न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट इसके बाद लेमार्क ने एक्वायर्ड करेक्टर के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो करेक्टर एक्वायर्ड किए जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ, वो पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन इसे क्रिटिसाइज़ किया था वाइसमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी में। करेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द जर्म प्लाज्म आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इनका ये कहना था कि जर्म प्लाज्म में जो करेक्टर्स होते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, वही करेक्टर जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। सो ये था मेंडेलियन के पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो किस तरह से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसे क्लासिकल जेनेटिक्स, क्वालिटेटिव जेनेटिक्स, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। और मेंडल की जो बर्थ है दैट इज़ 1822 टू 1884। वर्क किया है इन्होंने पाइजम सेटाइवम, जिसे गार्डन पी कहा जाता है, ऑस्ट्रिया के थे ये, एंड 14 क्रोमोसोम पे इन्होंने काम किया था। इनकी जो ये पब्लिशन था, ये पब्लिश्ड हुआ था 1865 में। 7 साल तक इन्होंने काम किया था, 1856 से लेकर 1863 तक। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और इन्होंने जो लॉ दिए हैं दैट इज़ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया है। और इनकी जो पब्लिशन का पेपर का जो टाइटल था दैट इज़ एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एंड हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन द 4th वॉल्यूम ऑफ प्रोसीडिंग हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को लिया था, और कौन कौन से वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे। दैट इज़ फर्स्ट इन्होंने प्लांट की हाइट को लिया था। अगर प्लांट की हाइट लेते हैं तो उसमें फ्लावर लगते हैं, फ्लावर की पोजीशन को इन्होंने लिया था। फिर फ्लावर का कलर होता है तो कलर लिया था, और फ्लावर में पॉड होते हैं तो पॉड का फिर कलर लिया था, एंड पॉड की भी शेप ली थी। एंड पॉड के अंदर सीड होते हैं, नेक्स्ट इन्होंने सीड की शेप ली थी एंड सीड के कलर लिए थे। इस तरह से इन्होंने 7 करेक्टर लिए थे, जिसमें कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर्स 2 देखने को मिलते हैं। प्लांट की हाइट या टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, फ्लावर की पोजीशन या एक्सियल होगी या टर्मिनल होगी, फ्लावर का कलर वॉयलेट होगा या वाइट होगा, पॉड का कलर ग्रीन होगा या येलो होगा, पॉड की शेप इन्फ्लेटेड होगी या कंस्ट्रिक्टेड होगी। कंस्ट्रिक्टेड इस तरह से या तो कंस्ट्रिक्टेड होगी या तो इन्फ्लेटेड होगी, शीड की शेप राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, सीड का कलर येलो होगा या ग्रीन होगा। तो इस तरह से 14 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो हैं इन्होंने लिए थे, 7 ट्रेड्स लिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस ब्लिक्स्ट की। जीन ऑफ 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ये प्रेजेंट थे ऑन 4 क्रोमोसोम।
इन 4 क्रोमोसोम के ऊपर ही ये सभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं, जो इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे 4 क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड 7, इन्हीं 4 क्रोमोसोम के नंबर पे ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। तो ये 7 पेयर में थे, दैट इज़ 14 जो टोटल कैरेक्टर्स थे ये इन्हीं 4 क्रोमोसोम के ऊपर थे। तो ये टोटल हो गए 14 क्रोमोसोम। 14 क्रोमोसोम पे ये कैरेक्टर जो हैं वो प्रेजेंट है। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन कलर रिलेटेड कितने कैरेक्टर हैं, तो कलर रिलेटेड जो हैं वो 3 कैरेक्टर हैं। सीड का कलर है, पॉड का कलर है एंड फ्लावर का कलर है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे क्रोमोसोम 1 हमने बात किया, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7। इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर जो हैं, इन्हीं क्रोमोसोम में हमें ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम 1 पे हमें 2 जीन देखने को मिलते हैं, मतलब 2 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, फ्लावर का कलर एंड सीड का कलर। तो फ्लावर कलर एंड सीड कलर जो हैं वो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। और क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 जीन प्रेजेंट है, प्लांट हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड पॉड शेप। तो ये 3 जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट हैं। क्रोमोसोम नंबर 5 पे एक ही प्रेजेंट है, कलर ऑफ पॉड, एंड क्रोमोसोम नंबर 7 पे भी एक ही प्रेजेंट है, दैट इज सीड शेप। इस तरह से ये सभी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्हीं 4 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 4 पे सबसे ज़्यादा हैं, 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो इस पे प्रेजेंट हैं, एंड उसके बाद क्रोमोसोम नंबर पे 2 कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। देन इसके बाद 5 और 7 पे एक ही कैरेक्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, जब मेंडल ने क्रॉस करवाया था, फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टेम हाइट लिया है, टॉल एंड डॉर्फ, उनके बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया, तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, तो अपने जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी के साथ वो रिजेंबल करते हैं। बट इन F2 जनरेशन बोथ ट्रेड जो हैं वो शो होते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो। बोथ ट्रेड्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इनमें हमें कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलती है, मतलब कि हमें इंटरमीडिएट टाइप इनका नहीं देखने को मिलेगा, या तो टॉल देखने को मिलता है या ड्वार्फ देखने को मिलता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोमोसोम 1 की बात करें तो इसमें हमें एक जीन देखने को मिलता है जो कोड करता है फ्लावर कलर के लिए, एंड यही सेम जीन जो है वो कोड करता है सीड कोड कलर के लिए। तो अगर एक जीन जो है वो मोर देन 2 कैरेक्टर के लिए कोड करती है, उसे कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। वन जीन इज कोड फॉर मोर देन कैरेक्टर, दैट इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस तरह की जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। लेकिन मेंडल ने इसके बारे में नहीं बताया था, उन्होंने कहा था कि वन जीन जो है वो एक ही कैरेक्टर के लिए कोड करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रीज़न ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल की सक्सेस के जो कारण थे, दैट इज़ फर्स्ट इसमें है अब्सेंस ऑफ लिंकेज। जब मेंडल स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने लिंकेज के बारे में जो है वो इनके जो रिजल्ट थे, इनकी जो थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसमें लिंकेज का कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब कि इनकी स्टडी जो वो इतनी स्मूथली हो रही थी कि उन्हें ये लगा ही नहीं कि उसमें लिंकेज भी हो सकती है। सेकेंड, अब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और इनकी स्टडी में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस जिसे कहा जाता है, उस तरह का भी कंसेप्ट इन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि इन्होंने एक कैरेक्टर फादर से लिया, एक कैरेक्टर मदर से लिया और उसमें जो है क्रॉस करवाया। देन इनको जो है ये देखने को मिला, और इन्होंने जीन ना कहकर फैक्टर जो है वो यूज़ किए थे कि कुछ फैक्टर होते हैं जो सेग्रीगेट होते हैं और वो गैमीट की फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। फैक्टर के बारे में इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने जो बात की थी उसमें इन्होंने ये देखा था कि फादर और मदर दोनों से कैरेक्टर्स जो हैं वो ये फैक्टर जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन मैटरनल इनहेरिटेंस जो होती है उसमें जो कैरेक्टर्स या जीन ट्रांसफ़र होते हैं वो मदर से ही जीन ट्रांसफ़र होते हैं, फादर से ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है मैटरनल इनहेरिटेंस। अब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है उनकी एक बहुत बड़ा रीज़न है उनकी सक्सेस का। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ सीड लिए थे, वो भी उनकी रीज़न था उनकी सक्सेस का। इजी कल्टीवेशन होती है इस प्लांट की, इजी हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, जो कि कारण रहा था मेंडल की सक्सेस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ मेंडल। क्योंकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिलती है कैरेक्टर्स की। टॉल और डॉर्फ उसने कैरेक्टर लिए थे, नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर जो है उनकी स्टडी में देखने को मिलता है। अगर उन्होंने टॉल लिया है और उन्होंने डॉर्फ लिया है,
उनमें अगर वो क्रॉस करवा रहे हैं तो उनको बीच का जो प्लांट है वो नहीं देखने को मिलता है, मतलब या तो प्लांट लंबा होगा या तो छोटा होगा। ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर जो है वो नहीं देखने को मिला था। फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये बताया था कि फैक्टर कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेड इन एन ऑर्गेनिज्म। उन्होंने ये बताया था कि जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं या वो अगली जनरेशन में जाते हैं, लेकिन वो उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बता पाए थे। यूज़ ऑफ स्टैटिक्स इन द बायोलॉजिकल फिनोमिना, उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन का यूज़ किया था जो कि उस टाइम के लिए न्यू था और उसे एक्सेप्ट करना जो है वो ईजी नहीं था। दैट्स द रीज़न कि उनके जो फेलियर है, मेंडल की जो सक्सेस है वो उसके फेलियर के ये कारण थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाइंडिंग एंड डेविएशन। फाइंडिंग तो वो हैं जो मेंडल ने डिस्कवर किया है, उन्हें हम फाइंडिंग कहते हैं। एंड डेविएशन जो इनकी डिस्कवरीज को फॉलो नहीं करती हैं उन्हें कहा जाता है डेविएशंस। मेंडल ने कहा था मेंडल ने जीन ना कह के उनको फैक्टर कहा था कि वन फैक्टर जो है वन करेक्टर के लिए ही कोड करता है, और उन्होंने करेक्टर नहीं ट्रेड्स कहा था, लेकिन आगे उन्हें करेक्टर्स जो है वो डिनोट किया गया था और फैक्टर को जीन कहा जाता है। तो वन जीन जो है वो कोड करती है एक करेक्टर को, ऐसा मेंडल ने कहा था। लेकिन इसमें डाइवेशन देखने को मिलती है जब हम फर्दर स्टडीज़ करते हैं। तो वन जीन जो है वो मोर देन वन करेक्टर के लिए भी कोड कर सकता है, जिसे कहा जाता है प्लियोट्रोपिक जीन। या मोर देन वन जीन जो है वो वन करेक्टर के लिए भी कोड कर सकता है, उसे कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या कंटिन्यूअस वेरिएशन इसे कहा जाता है। डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं वो किस तरह से आए हैं। सेकेंड बात करते हैं कि वन जीन जो होते हैं उसमें टू एलील जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद डेविएशन की गई, वन जीन जो है उसके अंदर मोर देन टू जीन्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मल्टीपल एलीलिज्म देखा गया है उसमें मोर देन टू एलील जो हैं वो एक जीन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है मेंडल ने बताया था कि ट्रांसमिशन जो है वो बाई पेरेंटल होता है, मतलब कि दोनों पेरेंट से जो है वो ट्रांसमिशन होता है या न्यूक्लियर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इसकी भी डेविएशन हो गई जिसमें कि ऑर्गेनल इनहेरिटेंस जो है या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जिसे कहा जाता है मैटरनल इनहेरिटेंस, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जिसे कहा जाता है, जिसे दिया था, इसे डिस्कवर किया था कार्ल कॉरेंस ने इसे डिस्कवर किया था कि बाई पेरेंटल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बाई पेरेंटल ही ट्रांसमिशन हो, यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, मतलब कि मदर से ही ट्रांसमिशन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑर्गेनली इनहेरिटेंस में हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस में हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। दैट इज़ ओनली द पेरेंटल जो करेक्टर होते हैं वही जो हैं वो शो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में, लेकिन इसकी डेविएशन देखने को मिलती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को होती है और को डोमिनेंस जो है वो भी देखने को मिलती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें कि F1 जनरेशन में जो करेक्टर देखने को मिलता है दैट डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट्स, वो इंटरमीडिएट इनको देखने को मिलता है इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। इन्होंने बताया था कि फैक्टर जो हैं वो सेग्रीगेट होते हैं एंड सेग्रीगेट होने के बाद वो इंडिविजुअली जो हैं वो गैमीट की फॉर्मेशन करते हैं एंड देन वो रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहा जाता है। लेकिन इसकी भी डेविएशन देखने को मिलती है नॉन डिस्ट्रक्शन, मतलब कि गैमीट जो है वो अगर सेग्रीगेट ही ना हो तो उसमें भी देखने को मिलता है, जिसे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, जिसे लॉ ऑफ फ्री रिकम्बिनेशन कहा जाता है और इसकी डेविएशन देखने को मिलती है दैट इज़ लिंकेज। देन इसके बाद जो है वो मेंडल की जो डिस्कवरीज थी, मेंडल की डिस्कवरी जो है रीडिस्कवर की गई थी, क्योंकि मेंडल ने जो पब्लिश किया था अपना वर्क वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। उसके बाद साइंटिस्ट 1900 में साइंटिस्ट थे 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना काम किया था। हुगो डी वेरीज थे जो हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेंस थे जर्मनी के थे, टेशमार्क थे ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना काम किया था और उन्होंने बताया था कि जो मेंडल ने वर्क किया है वो रिकॉग्नाइजेबल है और उनके जो वर्क को इंडिपेंडेंटली इन साइंटिस्ट ने दोबारा से रीडिस्कवर किया था। इन 1902 जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, सटर्न एंड बॉवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। तो इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है फैक्टर्स की, जो मेंडल ने कहा था वो होते हैं, बट उन्हें फैक्टर ना कह के दैट इज़ क्रोमोसोम होते हैं।
द बिहेवियर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ फैक्टर ऑफ मेंडल। जैसा मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में कहा था वैसा ही सेम बिहेवियर जो है वो क्रोमोसोम शो करते हैं। नेक्स्ट 1909 में जॉनसन ने उन फैक्टर्स को जीन का नाम दिया था। तो जीन की डिस्कवरी जो है वो जॉनसन ने की है 1909 में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था वो किस तरह से किया जाता है। तो इसके करने के लिए जो स्टेप यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट इसमें अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है या मोनेशियस प्लांट है, जिसका मतलब होता है मेल एंड फीमेल जो है वो सेम ही प्लांट पे हो, उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। तो उनमें देखने को मिलती है इमेस्कुलेशन की जाती है। फर्स्ट स्टेप उसमें इमेस्कुलेशन, देन बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग की जाती है। और इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट है, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस जिसे कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि मेल अलग प्लांट है और फीमेल अलग प्लांट है। दोनों अगर अलग अलग प्लांट होते हैं तो उनमें हमें सिर्फ और सिर्फ बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग देखने को मिलती है। यही 3 स्टेप जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट में किए जाते हैं। लेकिन बायसेक्सुअल प्लांट में सबसे पहले इमेस्कुलेशन किया जाता है, देन बाकी जो 3 स्टेप हैं वो दोनों में सेम होते हैं। बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग जो है वो की जाती है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इमेस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग होता क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप जो किया जाता है, दैट इज इमेस्कुलेशन। और इमेस्कुलेशन जो है वो किया जाता है बाइसेक्सुअल प्लांट में। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब है जिसमें मेल भी प्रेजेंट है एंड फीमेल भी प्रेजेंट है एक ही प्लांट पे, उसमें हमें देखने को मिलती है इमेस्कुलेशन। ये पहला स्टेप होता है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करने का। बाइसेक्सुअल प्लांट का ये पहला स्टेप है। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब है जिसमें मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। इमेस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इमेच्योर एंथर। इसमें जो एंथर प्रेजेंट है इमेच्योर स्टेज में ही उस एंथर को रिमूव कर देना फ्रॉम द पेरेंट या फीमेल पेरेंट भी हम कह सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फिर फीमेल पेरेंट ही प्रेजेंट रहता है, मेल को जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो प्लांट से अगर मेल को रिमूव कर दिया जाता है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल रहता है, तो हम इसे फीमेल पेरेंट भी कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ मेल पेरेंट करना इज नोन एज इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन की क्यों जाती है? ताकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए ये किया जाता है। और इमेस्कुलेशन जो है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में रिक्वायर्ड नहीं होती है, उनको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जो हैं वो ऑलरेडी अलग अलग होते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो उसमें इमेस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड स्टेप किया जाता है, दैट इज़ बैगिंग। इसके बाद की जाती है बैगिंग। बैगिंग का मतलब है सेकेंड स्टेप इन द बाइसेक्सुअल प्लांट बट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट का ये फर्स्ट स्टेप होता है, बाइसेक्सुअल का ये सेकेंड स्टेप होता है। बैगिंग का मतलब होता है कवरिंग करना, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कवर करना बाय द सेलुलोज मेम्ब्रेन। इस तरह से फीमेल को जो है वो कवर कर दिया जाता है सेलुलोज मेम्ब्रेन से। ये इसलिए किया जाता है कि कोई अनडिजायर्ड पॉलन जो है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ना कर सके। दूर से कोई बाय द एनवायरनमेंट जो है कोई अनडिजायर्ड पॉलन जो है इसकी तरफ ना आ जाए, उनसे बचाने के लिए इस फीमेल को, उस फीमेल पार्ट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बचाने के लिए बैगिंग जो है वो की जाती है। तो सेकेंड स्टेप किया जाता है बैगिंग। देन थर्ड स्टेप दैट इज डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब है जो डिजायर्ड पॉलन है, जिन पॉलन ग्रेन को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जिनकी पॉलिनेशन हम करवाना चाहते हैं, उन पॉलन ग्रेन को, उन डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल पेरेंट्स के ऊपर उनकी डस्टिंग की जाती है। इस तरह से फिर डस्टिंग जो है वो की जाती है। अब डस्टिंग जब हो जाती है देन इसके बाद की जाती है रीबैगिंग। दोबारा से उसको कवर कर दिया जाता है। अगर पॉलिनेशन हो गई है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, डिजायर्ड पॉलन से हमने पॉलिनेशन कर दी है, देन अगेन उसको कवर कर दिया जाता है ताकि एनवायरनमेंट से कोई कॉन्टामिनेशन जो है उसमें ना हो सके। इसलिए इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, ताकि जो डिज़ायर्ड करेक्टर्स हमें चाहिए प्लांट में वो हम उसमें प्रोड्यूस कर सकें। इस तरह से प्लांट हाइब्रिडाइजेशन जो है वो की जाती है, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलील्स की। एलील्स या एलीलोमॉर्फ्स किसे कहा जाता है? तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन रिसाइड ऑन होमोलोगस लोकस या होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह से पेयर ऑफ क्रोमोसोम को
होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। जिसमें एक फादर का होता है, एक मदर का होता है, उसे कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इन पे जीन प्रेजेंट होती है और जीन की एक अल्टरनेट फॉर्म को एलील कहा जाता है, क्योंकि जीन कंटेन्स 2 एलील। सेट ऑफ या पेयर ऑफ एलील जो हैं उसे जीन कहा जाता है। अगर हम इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, जिनमें कि एक सेट जो है वो फादर से आता है बाय स्पर्म और एक सेट जो है वो मदर से आता है बाय ओवम। 1 to 23 जो है वो फादर के होते हैं एंड 1 to 23 जो है वो मदर के होते हैं। अब ये एक पेयर जो है वो फादर से, एक पेयर जो है वो मदर से आता है और इन दोनों की जब पेयरिंग होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम में ये पेयरिंग होती है, जिसे होमोलोगस पेयर जो है वो कहा जाता है। और अगर हम जीन की बात करें, ए जीन है, ए जीन जो है वो डोमिनेंट हो सकती है और रिसेसिव हो सकती है। तो दो फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। और अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट है, जिसे हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज जीनोटाइप क्या होता है या फिनोटाइप क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आई की बात करें, इस तरह से हमारे पास आई के लिए जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। जो कैपिटल ए है या कैपिटल ए और स्मॉल ए है, ये दोनों जो हैं वो ब्लैक के लिए कोड कर रहे हैं और जो स्मॉल ए है जो रिसेसिव है वो ब्लू के लिए कोड कर रहा है। तो अगर हम बाहर से देखें तो हमें ब्लैक के लिए देखने को मिलते हैं, दो जो है वो ब्लैक के लिए कोड कर रहे हैं और एक ही जो है वो ब्लू के लिए कोड कर रहा है। तो ये हम देख के बोल सकते हैं कि दो ब्लैक के लिए कोड कर रहे हैं और एक ब्लू के लिए कोड कर रहा है। लेकिन अगर हम इनके जीन्स को, जीनोटाइप को अगर हम देखें, जीन्स को अगर हम देखें तो इसमें अलग जीन है, इसमें डिफरेंट जीन है और इसमें डिफरेंट जीन है। तो जीनोटाइप जो है वो तीनों का अलग है। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होता है उसे जीनोटाइप कहा जाता है। और फिनोटाइप का मतलब होता है जो हम बाहर से इनकी अपीयरेंस देख रहे हैं, जो ये ब्लैक दिख रहे हैं तो दो ब्लैक हैं और एक ब्लू है। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसे कहा जाता है फिनोटाइप। इस तरह से फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है वो दो टर्म होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। कंसेप्ट दिया था ये शर्ल ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस का मतलब है जब दोनों एलील डोमिनेंट होती हैं तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर दोनों एलील जो हैं वो रिसेसिव होती हैं तो उन्हें कहा जाता है होमोजाइगस रिसेसिव। कैपिटल ए डोमिनेंट को डिनोट करता है, स्मॉल ए जो है वो रिसेसिव को डिनोट करता है। और अगर दोनों एलील सेम हो तो उसे होमोजाइगस कहा जाता है। इसी तरह से हेट्रोजाइगस का मतलब कि दोनों एलील जो हैं वो डिफरेंट है, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है। टू डिफरेंट एलील अगर होती हैं तो उसे हेट्रोजाइगस कहा जाता है। हाइब्रिड वाइगर की अगर हम बात करें, व्हेन F1 जनरेशन, इस तरह से हमारे पास मेल एंड फीमेल पेरेंट है और उनमें गैमेट, स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है और ऑफस्प्रिंग आते हैं F1 जनरेशन में। देन उसकी सेल्फिंग करवाई जाती है, F2 जनरेशन जो है वो फॉर्म होती है। तो जो F1 जनरेशन होती है, फेलियल जो जनरेशन होती है, F1 जनरेशन इज मोर पावरफुल देन देयर पेरेंट्स, इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वाइगर। जो F1 जनरेशन है, अगर वो जो है अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा पावरफुल हो, उसे कहा जाता है हाइब्रिड वाइगर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ म्यूल, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स की जब फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, फ्यूज़न करवाया जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ म्यूल होता है जो स्टेराइल मेल फॉर्म होता है। इसमें ये डंकी से भी पावरफुल होता है, हॉर्स से भी ये पावरफुल होता है, तो मोर पावरफुल देन पेरेंट्स होता है। इस तरह का हाइब्रिड जो है उसे कहा जाता है। या फीमेल डंकी और मेल हॉर्स का जब हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है या फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है तो हिरनी की फॉर्मेशन होती है जो फीमेल सेटाइल होती है और ये भी पावरफुल होती है देन द पेरेंट्स से ये पावरफुल होते हैं, उसे कहा जाता है हाइब्रिड वाइगर। When F1 जनरेशन जो फॉर्म हुई है इज मोर पावरफुल देन देयर पेरेंट्स, इज नोन एज हाइब्रिड वाइगर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब है व्हेन F1 जनरेशन इज फर्टाइल बट फर्दर जनरेशन इज स्टेराइल, इज कॉल्ड एज हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि जो जनरेशन F1 जनरेशन है वो फर्टाइल है, लेकिन उनकी जो फर्दर जनरेशन होगी वो स्टेराइल अगर होती हैं, उसे कहा जाता है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है या मोनो हाइब्रिड रेशो किसे कहा जाता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉसिंग इन्वॉल्व वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब है एक पेयर
करेक्टर का लिया है हमने, पेयर जो होते हैं मतलब दो सेट उसके होते हैं, उसको पेयर कहा जाता है। जोड़े में जब कोई चीज़ होती है उसको पेयर कहा जाता है। जैसे हमने मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, जिसमें एक वो डोमिनेंट लेते थे, एक वो रिसेसिव लेते थे। इसी तरह से अगर हम हाइट, फॉर एग्जाम्पल हाइट ले रहे हैं, तो उसमें एक डोमिनेंट लेंगे, टॉल डोमिनेंट हाइट के लिए कहा जाता है, और एक रिसेसिव लेंगे, जैसे ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है। तो एक पेयर के साथ ही अगर क्रॉस करवाया जाता है उसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हमने टॉल मेल लिया है एंड ड्वार्फ जो है वो फीमेल लिया है। टॉल जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव करेक्टर है। तो मेल प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन एंड फीमेल प्रोड्यूस करती है एग। देन इनकी फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो F1 जनरेशन में हमें सभी जो है वो टॉल देखने को मिलते हैं। देन इस टॉल की जो है वो सेल्फिंग करवाई जाती है। सेल्फिंग जो है इसी जो F1 जनरेशन आई है इसी की सेल्फिंग करवाई जाती है। देन फॉर्मेशन ऑफ F2 जनरेशन होती है, और F2 जनरेशन में जो रेशो हमें मिलती है उस रेशो को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड रेशो। अगर हम इस क्रॉस की बात करें तो टॉल के लिए डोमिनेंट करेक्टर कैपिटल टी एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी रिसेसिव करेक्टर फीमेल का है। और इनमें जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं जिसमें एक टॉल देखने को मिलता है, एक टॉल गैमीट है और एक ड्वार्फ गैमीट है। देन इनमें F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो देखने को मिलता है F1 जनरेशन में। अब इसी की जब सेल्फिंग करवाई जाती है, तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलती है रेशो, जो F2 रेशो हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशो का मतलब एक्सटर्नली देखने में ये कैसे हैं, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये ही हमें रिसेसिव देखने को मिलता है। तो 3 इसमें टॉल हैं और एक इसमें ड्वार्फ है। 3:1 जो है वो एक्सटर्नल देखने से हमें रेशो मिलती है, दैट इज फिनोटिपिक रेशो। लेकिन अगर हम इनके जीन्स को देखें तो 3 डिफरेंट जीन हैं। ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, लेकिन ये दोनों जो हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वो 2 देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से रेशो आती है जीनोटिपिक की। 3 हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं, 1:2:1। तो ये है जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड फिनोटिपिक रेशो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है 1 पेयर के साथ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के बीच में जब क्रॉस होता है उसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकेंड, अब हम डिस्कस करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है। क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। अब हम 2 पेयर लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के। 2 पेयर का मतलब है एक पेयर में 2 सेट होते हैं, तो 2 पेयर में हम 4 सेट लेंगे। एक तरफ हम 2 सेट लेंगे, दूसरी तरफ भी हम 2 सेट लेंगे। इस तरह से ये डोमिनेंट करेक्टर एक तरफ लेंगे एंड रिसेसिव करेक्टर दूसरी तरफ लेंगे। इनके बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, और जो रेशो हमें F2 जनरेशन में मिलती है उस रेशो को हम डाई हाइब्रिड रेशो कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल पेरेंट हम लेते हैं, हमने इसमें करेक्टर लिया है सीड की हम शेप लेते हैं एंड सीड का हम कलर लेते हैं। ये हमारे पास 2 करेक्टर हैं। और पेयर की बात करें तो इसमें भी हमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव लेने हैं, इसमें भी हमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव लेने हैं। तो 2 पेयर, इसके भी एक पेयर हो गया, इसका भी एक पेयर हो गया। तो 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हम इसमें लेते हैं, जिसमें सीड की जो शेप है राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। तो राउंड इसमें डोमिनेंट है और रिंकल्ड इसमें रिसेसिव है। सीड का कलर जो है वो येलो होगा या ग्रीन होगा। येलो डोमिनेंट है और ग्रीन जो रिसेसिव है। इस तरह से एक तरफ हम डोमिनेंट करेक्टर ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम रिसेसिव करेक्टर ले रहे हैं। इन दोनों करेक्टर में क्योंकि 2 पेयर ऑफ करेक्टर हैं, इनमें हम जब क्रॉस करवाते हैं तो गैमीट की जो फॉर्मेशन होती है, इसमें हमें जो गैमीट देखने को मिलते हैं R एंड Y गैमीट इसमें प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं गैमीट वो R एंड Y होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम गैमीट भी प्रोड्यूस मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से गैमीट इसमें प्रोड्यूस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें R एंड Y और इसमें स्मॉल r एंड स्मॉल y हैं, ये गैमीट प्रोड्यूस हुए हैं एंड इनमें हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। और F1 जनरेशन में जो हमें देखने को मिलते हैं ऑफस्प्रिंग, उनमें हमें देखने को मिलता है R कैपिटल एंड R स्मॉल, कैपिटल Y स्मॉल y। ये शो करते हैं राउंड एंड येलो की फॉर्मेशन इसमें हमें देखने को मिलती है। ये है F1 जनरेशन। देन हम इस F1 जनरेशन की ही सेल्फिंग करवाते हैं, और सेल्फिंग के बाद हमें क्या देखने को मिलता है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमारे पास R
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1 जनरेशन में मिलता है। अब इसी सेम की हम सेल्फिंग जो है वो करवाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो हमें गैमीट देखने को मिलते हैं, जो मेल की अगर हम बात करें तो सेल्फिंग जो है वो मेल एंड फीमेल के बीच, सेम प्लांट के बीच में करवाई जाती है। जो मेल प्लांट होगा उसमें फीमेल को रिमूव कर दिया जाएगा और जो फीमेल प्लांट होगा उसमें मेल को रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इन्हीं दो सेम प्लांट की बैगिंग करवाई जाती है, जो हमने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में भी डिस्कस किया। उसी तरह से ये प्रोसेस की जाती है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनमें जो हमें गैमेट देखने को मिलते हैं दैट इज कैपिटल आर लिखेंगे हम और स्मॉल आर लिखेंगे। देन इसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से हमें 4 गैमेट देखने को मिलते हैं। तो दोनों में हमें सेम 4 गैमेट देखने को मिलते हैं। तो टोटल जो है 16 हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनते हैं। शॉर्टकट अगर हम मेथड की बात करें इस तरह की कैलकुलेशन की, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम 3 बार कैपिटल आर लेंगे एंड फर्दर हम 3 बार जो है वो हाइब्रिड लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, और 3 बार जो है हम रिसेसिव लेंगे, स्मॉल आर 3 बार लेंगे। देन इसके बाद एक बार हम कैपिटल लेंगे, एक बार हाइब्रिड लेंगे और एक बार स्मॉल लेंगे। फिर से हम सेम करेंगे, कैपिटल लेंगे, हाइब्रिड लेंगे एंड स्मॉल लेंगे, कैपिटल लेंगे, हाइब्रिड लेंगे एंड स्मॉल लेंगे। और ये जो हमें रेशियो लेने को मिलती है दैट इज़ 1 to 1, 1 to 1 और बीच में 2 4 2। तो हम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं 1 to 1, 2 4 2, 1 to 1। इस तरह से ये जो हमें रेशो देखने को मिलती है, ये हमें जीनोटिपिक रेशो जो है वो वैसे भी याद रखनी होती है। तो 1 to 1, 2 4 2, 1 to 1 रेशो जो आती है वो जीनोटिपिक रेशो आती है। और अगर हम इनकी बात करें तो इसमें राउंड येलो जो डोमिनेंट है, तो ये राउंड येलो है, इसमें भी राउंड येलो है, तो ये हमें राउंड येलो देखने को मिल रहे हैं। एंड दूसरे केस में ये राउंड एंड ग्रीन है, थर्ड में ये राउंड एंड येलो हैं, ये भी राउंड एंड येलो हैं, ये राउंड ग्रीन है, ये रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो है एंड रिंकल्ड ग्रीन है। तो ये थी जीनोटिपिक रेशो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो का मतलब है एक्सटर्नली अपीयरेंस में अगर हम बात करें उसे हम फिनोटिपिक रेशो कहते हैं। तो वो हमें देखने को मिलती है 9:3:3:1, जिसमें कि 9 हमें देखने को मिलते हैं राउंड येलो। तो अगर हम इसी में देखें कितने हमें राउंड येलो देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ 9 इसमें राउंड येलो है, राउंड ग्रीन जो है वो 3 है, रिंकल्ड येलो 3 है एंड रिंकल्ड ग्रीन जो है वो 1 देखने को मिलते हैं। तो डाई हाइब्रिड रेशो फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशो होती है 9:3:1 एंड जीनोटिपिक होती है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 रखनी पड़ती है। तो डायरेक्ट इस शॉर्टकट से हम इन्हें निकाल भी सकते हैं कि ये किस तरह से निकलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ गैमेट। अगर हमने निकालना हो कि कितने गैमेट बन रहे हैं तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है दैट इज़ 2 की पावर n, एंड ये n होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। उस पेरेंट्स में कितने हेट्रोजाइगस हैं उससे हम उनके गैमेट्स के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिया हुआ है कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। तो इसमें हमें टाइप ऑफ गैमेट अगर निकालना हो तो इसमें हमें 2 हेट्रोजाइगस हैं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें गैमेट बनेंगे 4। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया हुआ है, इस तरह से हम इसमें लिखेंगे कैपिटल A एंड स्मॉल a। तो कैपिटल A को भी कैपिटल B और स्मॉल b के साथ क्रॉस करवाएंगे और इसे भी हम कैपिटल B स्मॉल b के साथ क्रॉस करवाएंगे। इसमें हमें देखने को मिलता है AB एंड A स्मॉल b, तो AB एंड A स्मॉल b। इसी तरह से स्मॉल a एंड स्मॉल b देखने को मिलता है एंड दूसरा हमें देखने को मिलता है स्मॉल b स्मॉल a एंड स्मॉल b। इस तरह से 4 जो हैं ये टाइप ऑफ गैमेट इसमें बनते हैं। सेकंड अगर हम बात करें इस तरह से कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b अगर हमारे पास दिया है तो इसमें एक ही हेट्रोजाइगस है। तो अगर एक हेट्रोजाइगस हो तो उसे की पावर 1, 2 मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 ही गैमेट बनेंगे। अगर हम इसे देखें तो कैपिटल A है हमारे पास दिया हुआ, कैपिटल A हमारे पास दिया है। अब इनको हम कैपिटल B और स्मॉल b के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, कैपिटल B स्मॉल b के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट केस में बनता है A कैपिटल B एंड दूसरे में बनता है कैपिटल A स्मॉल b। इसी तरह से सेम हमें इसमें भी देखने को मिलता है। ये तो ये सेम टाइप ऑफ गैमेट है। तो टाइप ऑफ गैमेट जो है इसमें 2 ही टाइप मिलते हैं गैमेट के। तो इस तरह से टाइप ऑफ गैमेट जो है वो हम निकाल सकते हैं। नंबर की अगर हम बात करें तो 4 इन नंबर ये बनते हैं, लेकिन टाइप जो है वो 2 ही होते हैं।
फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। ये हम दो के बीच में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 4 अगर ये डिफरेंट गैमेट्स दिए हैं उनमें अगर हमने निकालना है, तो अगर हम इसे निकालना चाहें तो इसमें हमारे पास हेट्रोजाइगस जो हैं वो टोटल कितने दिए हैं, तो 2 की पावर 4 का मतलब है दैट इज़ टोटल 16 इसमें जो हैं वो टाइप ऑफ गैमेट हमें देखने को मिलते हैं। और इसे निकालने के लिए हम इस तरह से करेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे एंड दूसरी तरफ हम स्मॉल ए लिखेंगे। देन इसके बाद हम कैपिटल बी का एंड स्मॉल बी इसमें लिखेंगे। देन थर्ड हम इसी बी के साथ जो है कैपिटल सी स्मॉल सी लिखेंगे, दूसरे के साथ भी सेम करेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी लिखेंगे। और फिर कैपिटल और स्मॉल के साथ फिर हम नेक्स्ट जोड़ेंगे दैट इज़ कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। इस तरह से हमें ये आना चाहिए। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या गैमेट आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। इस तरह से एक बनेगा। दूसरा हमारे पास बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल डी। इस तरह से हम सेकंड निकालेंगे। और थर्ड हमारे पास बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। इस तरह से फोर्थ हमारे पास बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। इस तरह से 4 जो हैं ये बनेंगे। देन दूसरा हम बनाएंगे कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। एंड नेक्स्ट बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। नेक्स्ट बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। देन नेक्स्ट बनेगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। इस तरह से 8 जो हैं वो हमें इससे देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट 8 जो है वो इससे देखने को मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास 16 जो हैं वो टाइप ऑफ गैमेट इसमें बनेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइप ऑफ गैमेट अगर हमने इसमें निकालना हो तो इसमें हमारे पास सभी जो हैं वो डोमिनेंट दिए हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस कोई भी नहीं दिया है। तो हेट्रोजाइगस अगर 0 है तो इसका मतलब है 2 की रेज़ टू पावर 1 हम इसे कहेंगे, मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा। तो इसमें जो गैमेट आएंगे ए, बी, सी, डी, एक ही टाइप के गैमेट इसमें बनेंगे। तो अगर टाइप ऑफ गैमेट 2 की पावर 0 हो तो उसमें 1 ही गैमेट बनते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी दिया है। तो इसमें अगर हम बात करें टाइप ऑफ गैमेट तो एक ही हेट्रोजाइगस है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 ही गैमेट बनेंगे। दैट इज पहले तो एक कैपिटल वाले बनेंगे या एक जो है वो स्मॉल में देखने को मिले। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एक ये बनेगा और दूसरा स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। इस तरह से टाइप ऑफ गैमेट जो है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कि कौन सा डिजायर्ड इवेंट मतलब कि जो हमने निकालना है ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर हमने निकालना हो, क्वेश्चन हमारे पास दिया हो, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो टॉल का ड्वार्फ के साथ किया जाता है, जिसमें F1 जनरेशन में हमें टॉल देखने को मिलते हैं। देन इस F1 जनरेशन की जो है वो सेल्फिंग करवाई जाती है और F2 जनरेशन जो है हमारे पास आती है। इस तरह से F2 जनरेशन आती है जिसमें हमारे पास कैपिटल टी होता है एंड एक 2 जो हैं वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी देखने को मिलते हैं और स्मॉल टी जो है एक देखने को मिलता है। तो टोटल जो है ये हमारे पास 4 जो हैं वो फॉर्मेशन 4 ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन अगर हमारे से पूछा गया है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल पेरेंट, तो टॉल पेरेंट की अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो टॉल इसमें है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो 3 हमारे पास टॉल हैं। तो डिजायर्ड जीन टॉल के हैं 3 अपॉन टोटल हमारे पास 4 हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज निकाली जाती है, तो 3/4 मतलब कि 75% है। इसी तरह से होमोजाइगस टॉल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो होमोजाइगस इसमें कितने हैं, होमोजाइगस का मतलब होता है सेम, टॉल का मतलब कैपिटल टी। तो कैपिटल टी टॉल के लिए है तो ये हमारे पास एक ही है ओवर टोटल हमारे पास 4 हैं, 4 में से एक ही जो है वो होमोजाइगस टॉल है, दैट इज 25% इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से अगर डॉर्फ की अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डॉर्फ इसमें हमारे पास एक ही है रिसेसिव, दैट इज स्मॉल टी। तो 1/4 जो है इसमें हमारे पास 25% जो है वो डॉर्फ की भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और अगर हमने हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो दैट इज द
ये हमारे पास है 2/4 और हेटेरोजाइगस टॉल के लिए 2/4 दैट इज़ 50% इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला जो है वो हमें याद रहना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन किया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ये हमें अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में निकालने हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किया हुआ है दैट इज़ राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन का, जिसमें हम पेरेंट वन जो है वो राउंड येलो लेते हैं, डोमिनेंट लेते हैं राउंड एंड येलो को, एंड रिसेसिव लेते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन को, पेरेंट्स जो 2 होता है। F1 जनरेशन जो हमारे पास आती है वो राउंड येलो आती है। इस तरह से हमारे पास एक F1 जनरेशन आती है जिससे हम सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास जो है वो फिनोटिपिक रेशो आती है 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशो आती है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। ये हमें डायरेक्ट ही याद होने चाहिए और ये भी हमें डायरेक्ट याद रहता है कि टोटल जो है हमारे पास 16 है, जिसमें कि राउंड येलो जो है वो 9 है हमारे पास। तो 9/16 जो है वो राउंड येलो होते हैं और रिंकल्ड ग्रीन है 3 है, मतलब कि 3/16 जो है वो रिंकल्ड ग्रीन है एंड रिंकल्ड येलो जो है वो 3/16 है एंड रिंकल्ड ग्रीन जो है वो 1/16 है। इतना तो हमें बेसिकली इसमें डायरेक्ट ही याद होता है। और अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम सॉल्व करते हैं, राउंड येलो हमने लिया है एंड रिंकल्ड ग्रीन लिया है, इनकी जब हम सेल्फिंग करवाते हैं तो राउंड येलो हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलता है एंड इसकी हम फिर सेल्फिंग करवाते हैं। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो एंड रिंकल्ड येलो। इस और एंड का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर क्वेश्चन में एंड हमें दिया हुआ है तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन हमने करना है। मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिटिव रूल, 2 रूल इसमें चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल चलेगा अगर एंड दिया है क्वेश्चन में तो आपने उसमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर एडिटिव करना है, अगर और दिया है क्वेश्चन में तो आपने एडिटिव करना है। तो इसमें और दिया है तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन में अगर और दिया है तो और का मतलब है प्लस करना। राउंड ग्रीन की होती है दैट इज़ 3/16 एंड रिंकल्ड ग्रीन होता है 1/16। प्लस अगर हम इनको करते हैं तो 4/16 आता है विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे राउंड येलो दिया है एंड इसमें लगाया हुआ है और रिंकल्ड येलो दिया है, तो एंड का मतलब है हमने मल्टीप्लाई करना है। राउंड येलो होते हैं 9/16, रिंकल्ड येलो होते हैं 3/16। तो इसमें आ गया हमारे पास 27/256। और अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें कि राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, जिसमें हम सेल्फिंग करवाते हैं F1 जनरेशन की, और F2 जनरेशन में जो हमारे पास प्लांट आते हैं, इसमें कहा गया है कि 1000 प्लांट हमारे पास हैं। तो आपने 1000 प्लांट्स में बताना है राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे और राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसे हम सॉल्व करते हैं। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन दिया है तो राउंड येलो 9/16 है, रिंकल्ड ग्रीन 1/16 है, प्लस अगर हम इनको करेंगे तो 10/16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई उतने प्लांट से करेंगे जितने हमारे पास टोटल प्लांट है। तो हमारे पास 1000 प्लांट टोटल है तो मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 1000 का हमारे पास हो गया यहाँ पे 10 × 1000 10,000/16 विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको 2 से कट करेंगे तो 5000/8, देन इसके बाद 2 से कट किया तो 2500/4, देन इसके बाद 1250/2 एंड फाइनली 625 जो है वो हमारे पास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेम राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन के लिए। एंड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3/16 मल्टीप्लाई 1/16 दैट इज़ 4/16 मल्टीप्लाई 1000। तो इस तरह से हम जो है इन क्वेश्चंस को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके, अगर 1000 प्लांट दिए हैं, अगर इससे कम प्लांट दिए हैं तो उतने से सब मल्टीप्लाई करके जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन दिया है इफ़ 2 जीनोटाइप हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल i। इस तरह से हमारे पास 2 जीनोटाइप दिए गए हैं। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल R एंड कैपिटल Y। क्रॉसिंग हमारे पास दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इतने आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसमें अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना हो तो इसमें हम इनके मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। इस तरह से कैपिटल R और स्मॉल r एक से हम लेंगे और दूसरे से भी हम सेम लेंगे, कैपिटल R एंड स्मॉल r, इन दोनों के बीच हम क्रॉस करवाएंगे। तो कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है उसमें हमें R और R देखने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हम इस तरह से क्रॉस करेंगे। तो कैपिटल R
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, इस तरह से 4 हमें ये ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारे पास कैपिटल आर जो है वो 1/4 आता है। तो 1/4 जो है वो इस कैपिटल आर के आने के चांसेस हैं। जो हमने निकालना है हम वही इसमें चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने क्रॉस करवाना है इस y और y जो दोनों में दिए हैं उनके बीच में। तो कैपिटल Y स्मॉल y, इनमें क्रॉस करवाना है। तो हमने देखना है ये कैपिटल Y कितनी बार आएगा। तो सेम अगर हम इसमें करवाएंगे, ये इसी तरह से हम इस क्रॉस को भी करेंगे, जिसमें कि हमारे पास ये दिया हुआ है। तो कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y। तो इसमें कैपिटल Y आने के भी चांसेस जो है वो 1/4 होते हैं। और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैपिटल Y जो आने के चांसेस है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 दैट इज़ 1/16। तो 1/16 जो है वो कैपिटल Y जो है वो आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, जिसमें हमारे पास दिया है कैपिटल R है एंड स्मॉल r है, कैपिटल Y है एंड स्मॉल y है। इसी तरह से ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमसे पूछा है कि स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम इसको करेंगे तो इसमें भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे इन दोनों के बीच में, जिसमें कि कैपिटल स्मॉल r आने के चांसेस जो है वो 1/4 होते हैं। इसी तरह से जो कैपिटल Y स्मॉल y है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 हमें देखने को मिलती है, तो 2/4 है वो, विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस है दैट इज़ 1/8। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ इसमें ये आने के चांसेस कितने हैं। तो अगर हमने इसको करना है, पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन दोनों के बीच में करवाएंगे, जिसमें कि कैपिटल A आने के चांसेस कितने हैं। देन B के बीच में करवाएंगे, जिसमें हमारे पास कैपिटल B आने के चांसेस कितने हैं। देन C के बीच में करवाएंगे मोनोहाइब्रिड का, C आने के चांसेस कितने हैं। तो जब हम कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल A स्मॉल a के बीच में क्रॉस करवाते हैं, उसमें कैपिटल A आने के चांसेस 1/4 होते हैं। कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B के बीच में ही क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें कैपिटल B आने के चांसेस जो हैं वो 4/4 होते हैं, दैट इज़ 1। और कैपिटल C का ही करवाते हैं तो उसमें भी 1 आने के चांसेस होते हैं। तो इस पूरे फॉर्मूले में इनके आने के चांसेस है 1/4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 1/4। तो 1/4 जो है इनके आने के चांसेस हैं। इसी तरह से स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आने के चांसेस जो है इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है, तो 0 हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C एंड कैपिटल D आने के चांसेस जो है कितने हैं। तो सेम हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है फर्स्ट 2 पेयर के बीच में करवाएंगे, फिर सेकंड के बीच में करवाएंगे, थर्ड के बीच में करवाएंगे एंड फोर्थ के बीच में करवाएंगे, जिनमें ये आने के चांसेस कितने हैं वो अगर हम सॉल्व करेंगे देन हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जीन जो दिया है टर्म वो दिया है 1909 में जॉनसन ने। जीन जो है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहा जाता है, ये यूनिट होता है हेरिडिटी का। इसी तरह से हमसे पूछा जाता है सिस्ट्रोन क्या होता है, ये म्यूटन क्या होता है एंड रिकॉन क्या होता है। जो सिस्टन होता है वो यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को कहा जाता है, यूनिट ऑफ फंक्शन ये होता है या यूनिट ऑफ फंक्शन भी से कहा जाता है। तो यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज सिस्ट्रोन। म्यूटन जो होता है वो यूनिट ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। रिकॉन जो होता है वो यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन होता है। रिकम्बिनेशन की हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये पैटर्नल है ये मैटरनल है, इन दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो क्रॉस होता है उसे हम रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन इज नोन एज रिकॉन। सबसे बड़ा इसमें सिस्ट्रॉन होता है, देन म्यूटन होता है एंड रिकॉन होता है। इस तरह से भी ये पूछा जाता है कि बड़ा कौन, तो CMR से हम याद रखेंगे या अल्फ़ाबेटिकली भी हम याद रखें तो C पहले आता तो वो बड़ा है, देन M, देन उसके बाद R। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस को। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब है टू डिटरमाइन अननोन जीनोटाइप के लिए जो क्रॉस किया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। इसको समझने के लिए पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम पेरेंट लेते हैं टॉल पेरेंट जिनमें कैपिटल T होता है, एंड ड्वार्फ पेरेंट लेते हैं जिसमें स्मॉल t होता है। इनमें जब क्रॉसिंग करवाई जाती है जिसमें कि गैमीट में एक टॉल गैमीट और एक ड्वार्फ गैमीट होती है और ये फर्टिलाइज करके हमें टॉल जनरेशन देते हैं F1 जनरेशन में। तो
जब हम टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस करवा रहे हैं तो F1 जनरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ टॉल ही देखने को मिलते हैं। फिनोटिपिक जो हमें देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नली जो देखने को मिलते हैं वो टॉल देखने को मिलते हैं। लेकिन जीनोटिपिकली ये कैसे होते हैं, इसमें एक कैपिटल टी होता है एंड एक स्मॉल टी होता है। जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट ओवर द एलील ऑफ स्मॉल टी। तो ड्यू टू दिस जो डोमिनेंस करेक्टर होता है वही हमें देखने को मिलता है। F1 जनरेशन में सभी टॉल देखने को मिलते हैं। एंड F2 जनरेशन की अगर हम बात करें, जब हम इसकी सेल्फिंग करवाते हैं तो उसमें टॉल भी देखने को मिलते हैं एंड ड्वार्फ भी देखने को मिलते हैं इन द रेशो ऑफ 3:1, जिसमें कि कैपिटल टी टॉल को डिनोट करता है, कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी डिनोट करता है टॉल के लिए, एंड जो ड्वार्फ जो है वो हमें एक देखने को मिलता है, दैट इज स्मॉल टी जो कि होमोजाइगस होता है। F1 पेरेंट की बात करें, इसमें हमें कैपिटल टी अगर होगा तब भी वो टॉल को शो करता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब भी वो टॉल को शो करता है। तो अगर हमने अननोन जीनोटाइप को जानना हो कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हम इस रिसेसिव पेरेंट के साथ जो है वो क्रॉस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से हमारे पास रिसेसिव पेरेंट्स है, तो रिसेसिव पेरेंट्स तो अपने आप को तभी शो करता है जब ये दोनों में प्रेजेंट होता है, स्मॉल टी की ही फॉर्म में होगा। अननोन जीनोटाइप जो है वो हमारे पास कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो टॉल को ही शो करते हैं। अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि ये कैपिटल टी कब है और ये स्मॉल टी कब है। इन्हीं अननोन जीनोटाइप को जानने के लिए जो है अगर हम क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारे पास वो कैपिटल टी था या कैपिटल टी स्मॉल टी था, और इसे जानने के लिए जो है वो टेस्ट क्रॉस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक टॉल प्लांट है और एक हमारे पास जो है ड्वार्फ प्लांट है। अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं सभी हमें टॉल ही मिलते हैं। फिर अगर सभी टॉल मिलते हैं तो इसका मतलब है हमने कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाया है रिसेसिव पेरेंट का। और अगर हमें 50% टॉल मिलते हैं एंड 50% ड्वार्फ मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने क्रॉस जो है वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया है। तो रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस करवाया जाता है किसी अननोन जीनोटाइप का, अगर उनकी रेशियो जो है 100% टॉल आती है, इसका मतलब है कि कैपिटल टी के साथ क्रॉस हुआ है, होमोजाइगस टॉल के साथ क्रॉस हुआ है। और अगर रेशो जो है वो 50-50 आती है टॉल की भी एंड ड्वार्फ की, तो उसमें क्रॉस हुआ है हिट्रोजाइगस के बीच में। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का रिसेसिव पेरेंट के साथ ये क्रॉस हुआ है, इसलिए इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी क्रॉस करवाया जा सकता है और F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ भी क्रॉस होता है। अगर F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस होता है, उस क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। और अगर डोमिनेंट के साथ करवाया जाता है तो उस क्रॉस को कहा जाता है बैक क्रॉस या आउट क्रॉस, उसे ही कहा जाता है। ये दोनों ही बैक क्रॉस होते हैं। आउट क्रॉस को भी बैक क्रॉस कहा जाता है और टेस्ट क्रॉस को भी हम बैक क्रॉस कहते हैं। ये टाइप ऑफ बैक क्रॉस ही है, लेकिन बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते हैं। टेस्ट क्रॉस हम तभी कहेंगे अगर F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस होता है, उसे ही कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, सभी टेस्ट क्रॉस जो हैं वो बैक क्रॉस होते हैं, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। लेकिन जो बैक क्रॉस होते हैं सभी बैक क्रॉस जो हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें, F1 जनरेशन का डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया है, उस डोमिनेंट बैक क्रॉस को बैक क्रॉस या आउट क्रॉस कहा जाता है। और ये क्यों करवाया जाता है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्रीड के लिए ये क्रॉस करवाया जाता है। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक टॉल है और एक हमारे पास रिसेसिव है। अगर रिसेसिव में जो है वो कोई डिजीज़ अगर आ गई है, देन अगर हम इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग टॉल के साथ करवाते हैं तो हमें जो फ्यूचर जनरेशन देखने को मिलती है उसमें 100% डोमिनेंट ही होंगे और जिनमें डिजीज़ फ्री वो हो सकते हैं, या इम्प्रूव द ब्रीड क्वालिटी के लिए जो है ये बैक क्रॉस करवाया जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस रेशो की अगर हम बात करें तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की जो रेशो होती है दैट इज़ 1:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 50% डोमिनेंट करेक्टर एंड 50% जो है वो रिसेसिव देखने को मिलते हैं, दैट इज़ 1:1 जो है वो देखने को मिलती है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में। इसी तरह से अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हमें देखने को मिलता है
2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर में, जिसमें कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव में जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में हमें देखने को मिलता है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, और F1 जनरेशन में इसका फिर करवाया जाता है टेस्ट क्रॉस विद द रिसेसिव जीनोटाइप। तो रिसेसिव के साथ जब ये क्रॉस किया जाता है तो इसमें हमें टाइप ऑफ गैमेट देखने को मिलते हैं, जिसमें हम टाइप ऑफ गैमेट निकालते हैं बाय द फॉर्मूला कि जिसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं। तो इसमें हमें 2 हेट्रोजाइगस देखने को मिलते हैं 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2, मतलब कि 4 टाइप ऑफ गैमेट इसमें देखने को मिलेंगे। और वो 4 टाइप ऑफ गैमेट होते हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, एंड स्मॉल r स्मॉल y, और ये देखने को मिलता है इन द रेशो ऑफ 1:1:1:1:1। तो इस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो आती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ये यूज़ किया जाता है टू चेक द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इनहेरिटेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। ये रिवर्स किया जाता है, मतलब कि एक बार हम डोमिनेंट मेल एंड रिसेसिव फीमेल के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, एंड एक बार ये डोमिनेंट फीमेल एंड रिसेसिव मेल के बीच में ये क्रॉस करवाया जाता है। फर्स्ट अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट जो मेल होता है इसमें मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, रिसेसिव फीमेल में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी सेल्फिंग करवा के F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी ऑब्जर्वेशन फिर की जाती है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात तो रेसिप्रोकल जो क्रॉस होता है न्यूक्लियस बोथ मेल एंड फीमेल का इनहेरिटेड होता है ऑफस्प्रिंग में, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है ओनली फीमेल का ही साइटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसफर होता है टू द ऑफस्प्रिंग इस क्रॉस में। तो रेसिप्रोकल क्रॉस जो परफॉर्म किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इक्वली इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग, बट द साइटोप्लाज्म कम ओनली फ्रॉम द फीमेल पेरेंट्स इवन इफ द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस इज चेंज्ड। इस तरह से इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।